वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 18 जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के और बाकी सारे वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे कि हाउ वाइल्ड लाइफ वर्क्स, क्यों वाइल्ड लाइफ डेंजर में, और वाइल्ड लाइफ के अंदर बेसिकली होता क्या है। India has diversified relief and climate. Similarly, diversity is seen here in the wildlife in the entire world. हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जीव जंतु है, जो प्राणी है, वो भी हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 81,251 species are found in India. पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 15 लाख स्पीसीज देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ की, जिसमें से 81,251 स्पीसीज इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। दिस इंक्लूड रेप्टाइल्स, मैमल्स, फिश एंड अदर इंसेक्ट। इसके अंदर रेप्टाइल्स इंक्लूड होते हैं, मैमल्स इंक्लूड होते हैं, फिश इंक्लूड होती है, और बाकी सारे अदर इंसेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। Exploration continues to identify other animals found in different forests. India is at 6th position among the countries rich in biodiversity. और अभी भी जो जूलॉजिस्ट होते हैं या बाकी सारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी सब चीजें होती है, जो और भी अलग अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ पर ढूंढते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सी और स्पीसीज अवेलेबल रहती है फॉरेस्ट के अंदर। और देखने जाए तो इंडिया 6th पोजीशन पर आता है हमारे वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर। India has less forest cover compared to that its wildlife diversity is noticeable. हमारे यहाँ पर जितनी बड़ी वाइल्ड लाइफ है उतना बड़ा हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कम है, यानी कि इंडिया के अंदर जितने फॉरेस्ट होने चाहिए उतने फॉरेस्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिलते नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जू जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन रीजन हैव बीन डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे नेचुरल वेजिटेशन के जो रीजन्स है उसको उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ये चीज इंक्लूड है, ये पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ये चीज इंक्लूड है। सिमिलरली अ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड फॉर एनिमल्स आल्सो। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है, उसी तरीके से एनिमल्स के लिए भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। The wildlife of India is divided into 9 zones according to the similarities in their characteristics and their existence in any region. हमारे यहाँ पर इंडिया में बेसिकली 9 जोन के अंदर पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ जू जियोग्राफिक को डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, तो उन 9 के अंदर जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है उसकी अपनी सिमिलरिटीज, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक हिस्सा, ऐसे अलग अलग 9 हिस्सों के अंदर, 9 जोन के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला हिमालयाज, second Ladakh and dry cold area, third forest cover in lower Himalayas, fourth high lands without forest cover in upper Himalayas, fifth northern plain, sixth desert in Rajasthan, seven peninsular plateau, eight sea coast and nine Nilgiri. बायोडाइवर्सिटी इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू दिस जू जियोग्राफिक रीजन्स। और हमारे यहाँ पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई जाती है या बायोडाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जाता है वो इन 9 हिस्सों के अंदर, इस 9 हिस्सों के अकॉर्डिंग पूरी जू जियोग्राफिक रीजन्स को डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ है। The vast alluvial plain of rivers, peninsular plateau, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforest, deciduous forest, coniferous forest in Himalayas and other higher region from a vast background for the habitation of wildlife in India. इंडिया के अंदर हर तरीके की alluvial plains of river है, peninsular plateau है, mountainous region है, swampy areas जो है, sea coast यानी कि जो दरिया किनारा है वो है, जो डेंस एकदम घने जंगल है, जो डिसिडियस फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है, हिमालयस का जो पार्ट है, हर जगह पर इंडिया के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। द एनिमल सीन आर एशियन एलिफेंट इन पेनिसुलर रेन फॉरेस्ट, वन हॉर्न राइनो इन स्वैपी ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके अलावा अगर हम बात करें एशियन एलिफेंट्स जो देखने को मिलते हैं पेनिसुलर रेन फॉरेस्ट के अंदर, वन हॉर्न राइनो देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं हिमालयस के अंदर, वाइल्ड गोट्स और मस्क डियर देखने को मिलते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वाइल्ड बफेलो जिसको इंडियन बिसॉन भी बोला जाता है वो सेंट्रल इंडिया और वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, गुड़खर जिसको वाइल्ड दस बोला जाता है उसको लिटिल रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है, फ्लेमिंगो जो है वो ग्रेटर रन के अंदर देखने को मिलता है, फ्लेमिंगो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में वो भी देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज नोटेड अगेन, ठीक है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो ग्रासलैंड के अंदर देखने को
मिलते हैं। इन द वाटरलॉक्ड एरिया माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन कम डाउन इन ग्रेटर नंबर, ठीक है, रन ऑफ कच्छ की जगह पे, या फिर अगर हम देखें नल सरोवर या थॉल सेंचुरी, तो ये सारी ऐसी जगह है जहां पर अभी ठंडी के मौसम में क्या होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि दूर देश के बर्ड्स जो है वो हमारे यहाँ पर आते हैं। दिस इंक्लूड साइबेरियन क्रेन, पैलिटेन, टिबेटियन डक, कूंज, करकारा एक्सेट्रा। ये सारे माइग्रेटरी बर्ड्स है जो दूसरे देश से हमारे यहाँ पर आते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर फ्लाइंग स्क्विरल भी देखने को मिलती है। निकोबारी डव इज द रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। निकोबारी डव जो बहुत रेयर है वो निकोबार आइलैंड पर देखने को मिलता है। रेयर स्पीसीज ऑफ कोरल्स आर सीन इन द गुल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। जो कोरल्स की एक रेयर स्पीसीज है वो लक्षद्वीप और गुल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिलती है। Along with mammals and many types of birds, notice should be taken of king cobra, snake python, इगुना also, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स के अलावा भी हमारे पास और भी अलग अलग तरीके के स्नेक्स भी हमारे यहाँ पर स्पीसीज देखने को मिलती है, जैसे किंग कोबरा, स्नेक पाइथन, ये सारी चीजें। अलॉन्ग सी कोस्ट एंड अदर वाटर बॉडीज वेरियस स्पीशीज सी स्नेक, डॉल्फिन, शार्क, गुगंग जिसको सी काउ बोलते हैं, ऑक्टोपस, व्हेल एक्सेट्रा फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एनिमल वर्ल्ड। इसके अलावा सी कोस्ट के आसपास अलग अलग तरह की फिश, स्नेक, डॉल्फिन, शार्क, ठीक है, डुंगंग जिसको सी काउ बोलते हैं, ऑक्टोपस, व्हेल, ये सारे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। बिसाइड फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक फॉक्स, वॉल्फ, नीलगिरी, डियर, मंगूस, रैबिट, वाइल्ड गोट, हेडगियोग आर सीन इन एग्रीकल्चर एरियाज, ठीक है। फॉरेस्ट के अलावा फॉक्स हो गया, वुल्फ, नीलगिरी, डियर, मंगूस, रैबिट, वाइल्ड डॉग, हेडेगॉग, ये सारी ऐसी चीजें, ऐसे एनिमल्स है जो एग्रीकल्चर एरिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। मैनी बर्ड्स सच एज नाइटेंगल, पैरोट, पिकॉक, वियर बर्ड, चिलबिरी, पिल्लक, वल्चर, काबर, ढोर, बगला एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन रोमिंग इन दिस एरियाज। और जैसे कि नॉर्मल जो बर्ड्स हम देखते हैं, पैरोट, पिकॉक, चिबरी, पिल्लक, वल्चर, काबर, ये सारे एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। क्यों भाई वाइल्ड लाइफ को बचाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों उसको कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है। While going through the past, it become evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. अगर आप कुछ पास्ट हिस्से देखेंगे या पास्ट के कुछ साल देखोगे, डिकेड्स देखोगे, तो ये देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में, उसका एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा डेंजर में। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो पहले इंडिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलती थी, बट अब वो देखने को मिलती नहीं है। बिफोर 100 ईयर 1000 ऑफ टाइगर्स वर सीन इन इंडिया। अगर हम आज से 100 साल पहले देखें तो बहुत ज्यादा टाइगर इंडिया के अंदर देखने को मिलते थे। As per the figure of 2014 given by Forest and Environmental Ministry, the figure is 2226. But अगर हम 2014 का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की बारे में रिपोर्ट देखे तो आज हमारे इंडिया में सिर्फ 2226 टाइगर ही देखने को मिलते हैं। ये नंबर भी पहले बहुत घट चुका था, उसके बाद हमने उसकी टेक केयर की, टाइगर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, तब जाके ये नंबर इंक्रीज हुए हैं। Tigers have grown in number which is evident from the imprint of their food taking during last few years. और ये नंबर्स भी इसी वजह से बढ़े हैं ताकि क्योंकि हमने टाइगर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और उनको वापस रिप्रोडक्ट करवा के और अलग अलग नंबर्स उनके चेंजेस किए हैं। Vultures are on verge of becoming extinct due to the eating the meat which becomes polluted by diclofenac drug used in the treatment of silk mixed capels, ठीक है। अगर हम बात करें अभी वल्चर की, तो वल्चर भी अभी इंडियन फॉरेस्ट में से एकदम एक्सटिंक्ट हो रहा है, जबकि वल्चर जो है वो क्लीनिनेस वर्कर ऑफ नेचर भी माना जाता है, यानी कि जो भी डेड एनिमल्स होता है या जो डिक्लोफेनिक ड्रग का ट्रीटमेंट करना होता है तो वो वल्चर ईट करके उसको क्लीन करता है। तो वल्चर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड या एनिमल हमारे यहाँ पर था, बट वो भी अभी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। Leopards seen in the forest in the beginning of 20th century have become extinct from India. Leopards भी पहले इंडिया के फॉरेस्ट में 20th सेंचुरी में देखने को मिलते थे, जो अभी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। Once the Asiatic lion of Gir which were seen up to Middle East are now restricted to Gir forest only. पहले जो एशियाटिक लायन जो थे वो मिडल ईस्ट तक देखने को मिलते थे, यानी कि एमपी यूपी तक भी देखने को मिलते थे, बट अभी अगर हम बात करते हैं कि एशियाटिक लायन की, तो जो सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट के अलावा और कहीं भी देखने को मिलते नहीं है। विद ड्यू स्टेप्स टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन नाउ देयर नंबर इज 523, क्योंकि हमने गिर फॉरेस्ट के जो एशियाटिक लायन है उनको बचाने की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से आज उनका नंबर है 523। Once crane were seen in large number in Gujarat, but now their number is reduced. पहले गुजरात के अंदर क्रेन्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, बट अभी उनके नंबर भी कम
हो गए। वाइल्ड लाइफ इज द inseparable पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट द डिक्रीज इन देयर नंबर समवेयर एंड फॉर सम years रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आपने इकोसिस्टम की चेन और ये सारी चीजें साइंस में पढ़ी होगी, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके जो घटते नंबर है इनकी वजह से एनवायरमेंट की क्वालिटी के अंदर भी रिड्यूस देखने को मिलेगा, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और यही बात परेशानी वाली है कि वाइल्ड लाइफ इतना जल्दी इतना रैपिडली कम होना चाहिए नहीं। श्याम ग्रोज मतलब ईगल, श्याम गरुड़ ईगल, a resident of mountainous forest in Gujarat is now rarely seen। श्याम गरुड़ जिसको ईगल भी बोलते हैं, वो भी पहले हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा माउंटेनियस फॉरेस्ट में देखने को मिलती थी, जो अब गुजरात में कम हो गई है। चिलोत्रो सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ विजयनगर तालुका इज रेयरली सीन टुडे। चिलोत्रो जो विजयनगर तालुका के जंगलों में देखने को मिलता था, जो अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं। It is obvious that endless human greed and the run for progress have made environment imbalance which would bring adverse result। और इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इंसान के लालच की वजह से और इंसान जो डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काट के ये सारी प्रोग्रेस कर रहा है, इसी की वजह से पूरा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो चुका है। और यही रिजल्ट है कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की क्वालिटी में रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। Still there is a time if proper action is not taken then the next generation would see the wildlife only in pictures। पर अभी भी टाइम है, अगर अभी भी हम लोग इन सारे चीजों की केयर करते हैं तो आगे वाली जनरेशन बच जाएगी, वरना आगे वाली जनरेशन ये सारे एनिमल सिर्फ और सिर्फ फोटो में ही देखती रह जाएगी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है डेंजर्स टू वाइल्ड लाइफ। क्या डेंजर है वाइल्ड लाइफ को? A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent times। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये इंसान जो डेवलपमेंट कर रहा है या इंसान की जो लालच है, इसके सामने वाइल्ड लाइफ टिक पाएगा या वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगा। On examining the reason, it is understood that the wildlife has become unprotected by as they have lost their natural habit due to continuously decreasing forest। और एग्जामिन मतलब कि बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि वाइल्ड लाइफ कम होने का रीजन ये है कि वो लोग अपनी नेचुरल हैबिट खो रहा है। नेचुरल हैबिट क्या होता है कि आप एक इंसान, आपका कंफर्ट जोन है आपका घर, अगर कोई आपसे आपका घर ही छीन ले तो आप क्या करोगे? सर्वाइव करने में इश्यू, आपको प्रॉब्लम्स आने लगेगी। तो यही फॉरेस्ट को काट काट के जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ने अपना घर खोया है, जिसकी वजह से उनके नंबर में रिडक्शन देखने को मिला है। हंटिंग कैरिड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर एंड बोन्स इज द बिग प्रॉब्लम। उसके अलावा हंटिंग करना, उनके स्किन के लिए, उनके मीट के लिए, उनके दांत के लिए, इन सारी चीजों के लिए उनको हंट करना, उनको मारना, जिसकी वजह से भी उनके जो नंबर्स है वो रिड्यूस हुए। Due to heavy grazing by domestic animal in the forest, herbivores are deprived of their food, which result in decrease in their number। हैवी ग्रेजिंग यानी कि जो गाय भैंस वगैरह जो घास चरने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब ग्रेजिंग इतनी ज्यादा हो जाती है तो जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको फूड नहीं मिलता है। जब हार्बीवोरस को फूड नहीं मिलता है तो उनकी डेथ होती है। तो हार्बीवोरस अगर मर जाते हैं तो कार्निवोरस को फूड नहीं मिलता है, तो वो भी डेथ होने लगती है। यानी कि ये पूरी की पूरी फूड चेन क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। So this carnivorous reach human settlement in search of food and attack animals। और उसमें क्या होता है कि जो जंगल के हार्बीवोरस है वो तो मर चुके होते हैं क्योंकि उनको घास वगैरह मिला ही नहीं है, क्योंकि बाहर के एनिमल्स इतना चर के चले गए। तो क्या करते हैं कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो अपने खाना ढूंढते ढूंढते ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि सिटी वगैरह में आ जाते हैं और बाद में वहां पर अटैक्स होते हैं। As they approach human settlement, situation of conflict arise between wild animals and human settlement। और जैसे ही कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल ह्यूमन सेटलमेंट तक आता है तो ह्यूमन सेटलमेंट और वो एनिमल के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगा। दिस कंफ्लिक्ट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ऑब्वियसली बात है, ये कंफ्लिक्ट वाइल्ड लाइफ को ही डिस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि इंसान क्या करेगा? एनिमल पर ही अटैक करेगा। Besides their effects on pollution is also very adverse due to human activities। उसके अलावा पॉल्यूशन, इंसान ने अपनी एक्टिविटी की वजह से इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है। Due to the decrease in forest area, the wildlife animal occasionally come within the human habitation। और यही वापस वही रीजन है कि फॉरेस्ट एरिया इतना कम हो गया है कि एनिमल्स भी क्या करेगा? वो ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंच जाता है। ह्यूमन इंटरफेयर इन एरियाज ऑफ वाइल्ड एनिमल रिजल्ट इनटू क्लैशेस विद देम। और ह्यूमन ने इतना इंटरफेयर कर दिया है वाइल्ड एनिमल्स के जीवन में या फॉरेस्ट के अंदर के बाद में उनके बीच में क्लैश होना बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो गया है। क्योंकि अब देखो कि टूरिस्ट के नाम पे हम फॉरेस्ट में जाते हैं
सफारी के नाम पे हम फॉरेस्ट में जाते हैं, यानी हम वाइल्ड लाइफ को इतना परेशान करते हैं कि बाद में वो क्लैश होते हैं। इन सच इंसिडेंट्स वाइल्ड एनिमल्स बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूज रेज एंड लॉस देयर लाइव्स। और इसी की वजह से लास्ट एट द एंड सारा कुछ खत्म करने के बाद कंटाल के वाइल्ड एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया एलिफेंट्स कमिंग टू सर्च फॉर फूड क्रिएट हैवॉक इन द एग्रीकल्चर फील्ड। अगर हम साउथ की बात करें या साउथ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां के जो एनिमल है वो खाना ढूंढते ढूंढते एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुंच जाते हैं, और वहां के जंगली हाथी होते हैं तो वो एग्रीकल्चर फील्ड को नुकसान भी करते हैं। इंसिडेंट्स ऑफ इंजरिंग और किलिंग मैन बाय लेपर्ड टेक प्लेस इन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि भाई लेपर्ड ने ह्यूमंस को किल कर दिया सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के अंदर, एंड बाय वुल्फ इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात। और नॉर्थ ईस्ट गुजरात के अंदर वुल्फ जो है वो भी इंसान पर अटैक करता है। अ प्रिकॉशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिजास्टर। और ये सारे डिजास्टर को रोकने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए। रेमेडीज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, कैसे वाइल्ड लाइफ को आप कंजर्व करोगे? अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया। एक बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कैसे जंगलों को बचाओगे और कैसे जंगल एरिया को इंक्रीज करोगे। We shall have to be more dedicated to implement strong legal provisions and their strict implementation for the conservation of forest areas and wildlife animal। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक लीगल फॉर्म बनाने चाहिए, लीगल लॉज बनाने चाहिए, लॉ बनाने के बाद उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करवाने चाहिए कि क्यों और कैसे हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अच्छे से बचाएंगे। Various social NGOs should give this a top priority and arrange public awareness program। अलग अलग एनजीओ को, अलग अलग सोशल वर्कर्स को इसको टॉप प्रायोरिटी देख के अलग अलग प्रोग्राम्स करने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि लोग वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से समझे। दिस प्रॉब्लम शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल सिलेबस एंड मेक द फ्यूचर सिटीजन अवेयर। अब ये आपके सिलेबस में इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि आगे चल के आप फ्यूचर जनरेशन इंडिया की, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए स्कूल सिलेबस के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है। Before implementing any developmental project, its potential effect on environment and living organisms should be examined। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है तो उसके कौन से प्रॉन्स देखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो कि उससे कोई वाइल्ड लाइफ तो प्रॉब्लम में नहीं आ रही है, उससे कोई फॉरेस्ट एरिया तो बहुत ज्यादा कट में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज देखने के बाद ही उसको प्रॉपरली अप्रूव करो। Cutting of large trees outside the forest area should be stopped because the hollow space within them and their branches are nesting place for birds। जो फॉरेस्ट के बार बार जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको काटना बंद करो। क्यों काटना बंद करो? क्योंकि वहां पर बर्ड्स के नेस्ट होते हैं, बर्ड्स के घर होते हैं, तो उसको काटना भी बैंड करना चाहिए। Ponds, farm ponds and wetlands which are necessary for migratory birds for those which are habited near and water bodies should be protected। अब जो पॉन्ड्स होते हैं या फार्म पॉन्ड होते हैं या जो वेटलैंड्स होती है यानी जो गीली जमीन होती है जहां पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो जमीन को एज इट इज रहने दो, क्योंकि वो नहीं होगी तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो इतने हजारों किलोमीटर इंडिया में आने के बाद अपनी जगह ढूंढेगा कि हम एक्चुअली में थे कहाँ। एंड एक्टिव वर्क इज अर्जेंटली नीडेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और सबसे मेन पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस करनी चाहिए। टू मैनेज द फॉरेस्ट फायर एंड एंटीसेप्टरी प्लानिंग शुड बी मेड फॉर पेट्रोलिंग एंड सेफ्टी। और फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट फायर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल में आग लगती है तो पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ ऐसे ही जल के राख हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर जंगल के अंदर पेट्रोलिंग भी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है स्टेप्स टेकन टू नेचर द वाइल्ड लाइफ। अब क्या क्या हमने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए स्टेप्स लिए? सिंस अर्ली टाइम्स लॉज हैव बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत पहले से अलग अलग लॉ फ्रेम किए गए हैं। लॉज वे फ्रेम टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन द टाइम्स ऑफ ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। जब हमारे यहाँ पर किंग अशोका का टाइम था तब से हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने के या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड दिस थिंग्स। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी ये चीजें इंक्लूड की गई है कि हमें नेचर का ध्यान रखना होगा, हमें वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना होगा। Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendation of Indian Wildlife Board। Indian Wildlife Board ने रिकमेंड किया था, तब हमारी पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को भी पास किया हुआ है। In 2014 there were 503 sanctuaries and 102 national park and 14 bioreserves। हमारे यहाँ पर 2014 के अंदर टोटल 503 सेंचुरी थी, 102 नेशनल पार्क थे और 14 बायो रिजर्व्स देखने को मिलते थे। Of this
22 sanctuaries, 4 national park and 1 biodiverse zone happen to be in Gujarat. और इनमें से गुजरात के अंदर टोटल 22 सेंचुरीज, 4 नेशनल पार्क और 1 बायो रिजर्व इंक्लूडेड है. Some protection schemes are planned for those species which are on verge of extinction. Let us know about some of these project. और कुछ ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए थे कि जो ऐसी स्पीसीज है या जो ऐसा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट होने पे आया है उनको बचाने के लिए. जैसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर. This project was launched in 1973 against hunting and decreasing number of tiger. ये प्रोजेक्ट 1973 के अंदर लॉन्च किया गया था टाइगर को बचाने के लिए कि टाइगर की हंटिंग रुके और उनका जो नंबर है टाइगर का डिक्रीजिंग नंबर है उसको भी रोका जाए. This was implemented for 9 reserved areas under which now 48 areas are covered. ये 9 रिजर्व एरियाज के अंदर लॉन्च किया गया था, बट आज के दिन में टोटल 48 रिजर्व जगह पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है. Lion project. This was a time when Asiatic lion were found up to Iran in the Asian subcontinent. ये उस टाइम के बाद है जब एशियाटिक लायन हमको ईरान तक और एशियन सबकॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलते थे. ड्यू टू हंटिंग एंड रिडक्शन इन फॉरेस्ट एरिया दिस लायन आर नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिसुला. और इतनी हंटिंग और इतने फॉरेस्ट रिडक्शन की वजह से आज पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में एशियाटिक लायन सिर्फ सौराष्ट्र के गिर के अंदर देखने को मिलते हैं. एट वन स्टेज देयर नंबर हैड गॉन बिलो 100. और एक टाइम था जब एशियाटिक लायन के जो आंकड़ा है जो नंबर है वो 100 से भी कम हो चुके थे. इन 1972 a project was started in Gir to protect the Asiatic lion. As a result of this project and the timely step taken, there are now 523 lions according to the lion census held in 2015. और 1972 के अंदर ये प्रोजेक्ट गिर में लॉन्च किया गया था एशियाटिक लायन को बचाने के लिए. और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद जो लायन सेंसस हुआ था यानी कि लायन की जो गणतरी हुई थी 2015 के अंदर उसके अकॉर्डिंग टोटल 523 एशियाटिक लायंस अभी हमारे पास है. उसके अलावा इन एडिशन टू दिस देयर आर आल्सो प्रोजेक्ट आल्सो मेजर प्रोजेक्ट अमंग देम आर हंगुल प्रोजेक्ट. ठीक है, अब इन सब के अलावा भी हंगुल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था. ठीक है, जो रेयर स्पीसीज है डियर की कश्मीर के अंदर उसको बचाने के लिए. क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था वाटर क्रोकोडाइल्स को बचाने के लिए. राइनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंडिया में राइनो को बचाने के लिए. और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए. Wildlife conservation is possible only if the society and the government show firm determination to take steps in the right direction. Along with the development, we shall have to be dedicated to confirm our motto of environment preservation. और वाइल्ड लाइफ सिर्फ गवर्नमेंट की मेहनत से नहीं बच सकता है. गवर्नमेंट और जो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको साथ में मिलकर समझकर वो वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं और एक राइट डायरेक्शन के अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. क्योंकि हमारा मोटो और हमारा गोल एक क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ हम हमारे एनवायरमेंट और हमारे वाइल्ड लाइफ को भी अच्छे से मेंटेन करें. ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. आप बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए. तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.